दोपहर का वक्त एक 5 स्टार होटल में नक्स होटल के टॉप लग्जरी रूम में आया और उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे बालकनी की तरफ से आवाज़ आई, आओ आओ नक्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये आवाज़ सुनकर नक्स जो वापस रूम से बाहर जाने वाला था, उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर दर्पण भानुशाली खड़ी थी। दर्पण भानुशाली जो कि नक्स के चाचा जी थे। नक्स उनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि मिस्टर भानुशाली मुझे किस से मिलने के लिए बोला सकते हैं। ज़रूर आपने ही उन्हें कहा होगा इस मीटिंग के लिए, ताकि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सके या फिर मेरे साथ अपनी माइंड गेम खेल सके जो आप हमेशा से खेलते आए हैं। नक्स की बात सुनकर दर्पण भानुशाली के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगता, लेकिन जल्दी ही उन्हें खुद को कंट्रोल किया और बोले, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारे यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही नक्स बोला, यू नो वाट, अगर मुझे पहले पता होता कि वो मुझे आपसे मिलने के लिए भेज रहे हैं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। मैं जानता हूँ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ताकि आप मुझे ये बोल सके कि मुझे कंपनी की बागडोर अपने हाथ लेने से मना कर देना चाहिए। मुझे मिस्टर भानुशाली का ऑफ़र रिजेक्ट कर देना चाहिए। आखिर आपको ये कैसे बर्दाश्त होगा कि आपके होते हुए कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर कोई और बैठ जाए? इससे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी ना। दर्पण भानुशाली ने अब गुस्से से जबड़े कस लिए। नक्स स्वयं से मुस्कुराया और बोला, गुस्सा आ रहा है, आपको आना भी चाहिए। मुझे अपने सामने देखकर तो आपका खून भी सूखता होगा, पर इतना जान लीजिए मिस्टर दर्पण भानुशाली कि आपने मेरे डैड के साथ जो किया वो किया, लेकिन आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे अब भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर अपने हाथ में लेने से नहीं रोक सकते। अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप ना ही मुझे मानू पटेल कर सकते और ना ही मेरे रास्ते में कोई रुकावट डाल सकते। दर्पण भानुशाली हल्का सा मुस्कुराया और बोले, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गए हो तुम आज से। जब 3 साल पहले तुमसे मिला था तो बहुत सारी कमियां थी तुम्हारे अंदर, लेकिन अब लगता है कि काफ़ी बदल गए हो तुम। नक्स तिरछा मुस्कुराया और बोला, आपको जब मेरे अंदर चेंज नज़र आ रहे हैं तो ये भी समझ आ गया होगा कि चेंजेस आए क्यों। दर्पण भानुशाली ने सवालिया नज़रों से नक्स को देखा। नक्स हंसा और बोला, पहले मैं दिल से सोचता था, लेकिन अब मैंने भी दिमाग चलाना शुरू कर दिया। चाचा जी, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि दादाजी ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया और आप मुझसे क्या चाहते हैं? अन इंटरप्राइज को भूले तो नहीं होंगे आप, जैसे कि नक्स ने कहा। दर्पण भानुशाली के चेहरे के रंग उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ऐसा कुछ सुन लिया जिसे सुनने की उम्मीद उन्हें दूर दूर तक नहीं थी। उनके उड़े रंग देखकर नक्स मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? आपका तो चेहरा एकदम फीका पड़ गया। आपको क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? खेतान इंटरप्राइजेज जिसके शेयर्स मेरे डैड ने खरीदे थे, तब आपने दादू को भड़काया था ये बोलकर कि मेरे डैड ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन आज वही शेयर मार्केट में सोने के भाव हो चुके हैं। आप मुझसे वो शेयर्स लेना चाहते हैं, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिससे आप अला फुसला कर कुछ भी ले लेंगे। दर्पण भानुशाली व्यंग से मुस्कुरा कर ले, एक वक्त था जब तुम्हें मुझसे बात तक नहीं करना आता था, और आज एक वक्त ऐसा आया है जो तुम मुझे सामने से जवाब दे रहे हो।
अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत देखकर, लेकिन इतना याद रखना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। मैं इस बिजनेस में सालों से हूँ और तुम बस अभी अभी आए हो। जब भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना मुझे, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा। नक्श हंसा और बोला, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा नक्श भानुशाली को आपकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपको मेरी कितनी ज़रूरत है ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये बोलकर वो कुछ पल अपने चाचा को देखता रहा और फिर तुरंत वहाँ से चला गया। मिस्टर दर्पण भानुशाली उसे अपनी गहरी नज़रों से जाते हुए देख रहे थे। नक्श जैसे ही होटल से बाहर आया, उसने अपने फ़ोन से अपने दादू मिस्टर भानुशाली को कॉल किया। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, वो तुरंत बोले, तुम मीटिंग में गए? नक्श थोड़े गुस्से से बोला, मुझे लगता था आप थोड़े सुधर गए हो दादू, लेकिन नहीं, आप अभी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे। आपको क्या लगता है कि मुझे मिस्टर दर्पण भानुशाली से मिलने में ज़रा भी इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। फ़िलहाल ये मीटिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं उनके अंडर काम करूँगा या फिर उन्हें अपने काम में ज़रा सा भी इंटरफेयर करने दूँगा। उसे गुस्से से देखकर मिस्टर भानुशाली जल्दी से बोले, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नक्श। तुम्हें जो काम करना है, जैसा काम करना है, तुम कर सकते हो। कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। बस तुम मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। नक्श ने बिना कुछ कहे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी तो अपने फ़ोन की तरफ देख ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें घूमने से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। वो मैसेज देखकर नक्श हल्का सा मुस्कुराया। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर ही उसका चेहरा एकदम खिल गया था। अनिका का तो गुस्सा भी उसे प्यारा लगता था। वो तुरंत ऑटो में बैठकर जावेरी हाउस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद जावेरी हाउस जैसे ही नक्श अंदर की तरफ आया, उसे किसी के हंसने की खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने हॉल में खड़ी हुई अनिका पर गई, जिसने विमान का हाथ पकड़ा हुआ था। उन दोनों के साथ ही कुछ दूरी पर चित्रा और भाग्या भी खड़ी थी। विमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो कब से सोच रहा था कि मैं जावेरी हाउस तुमसे मिलने आऊं, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक्चुअली मैं किसी काम से के लिए आया हूँ, वो मैं ऑफिस में भी कर सकता था, लेकिन तुम ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम तुम्हारे घर पर काफ़ी एंजॉय करें। अनिका हंसते हुए बोली, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया विमान, लेकिन तुमने कहा कि तुम किसी काम से आए हो, वो क्या काम था वो? ये बोलते हुए वो अपने सामने खड़े विमान को देख रही थी। विमान उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट भी। रसिक जावेरी जी के जाने के बाद अजी कॉरपोरेशन लगभग से डूबने वाली थी। अगर विमान उस इन्वेस्ट नहीं करता तो विमान की दोस्ती भी अनिका के लिए अजी टास्क नहीं था। बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उसे विमान से दोस्ती करने के लिए। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि उसने विमान को अप्रोच किया, लेकिन विमान ने जब उसे पहली नज़र देखा ही था तभी उस पर फ्लैट हो गया था। लेकिन वो चाहता था कि अनिका उसे अप्रोच करे, इसलिए वो नखरे दिखा रहा था। पर अब दोस्ती होने के बाद भी उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक टिका था। वो उसे इस बात पर इरिटेशन होती थी। वो जल्द से जल्द अनिका के साथ अपने दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। अनिका की बात सुनकर विमान मुस्कुराते हुए बोला, कोई काम नहीं अनिका, एक्चुअली एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज का सुनकर अनिका का चेहरा खिल गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से विमान को देखने लगी और नक्श की नज़रें भी विमान और अनिका पूरी टिकी थी।
विमान ने अपना एक हाथ पीछे किया हुआ था। अब उसने उस हाथ को आगे किया और अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए एक बेहद खास डायमंड के लिए रेयर डायमंड से बना हुआ नेकलेस। उसकी बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। विमान उसे इतना कीमती तोहफा देगा उसने भी नहीं सोचा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरान होते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस लेकर आए हो? चित्रा और भाग्या भी मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहे थे। चित्रा खुश हो रही थी। इस बार पर ही चलो, कोई तो है जो उनकी बेटी की खुशी के बारे में सोचता है। विमान मुस्कुराया और बोला, बहुत दिनों से मन था तुम्हारे लिए ये नेकलेस लाने का, लेकिन ये अवेलेबल नहीं। आज हुआ तो मैं ले आया। जरा इसे पहनकर बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। ये बोलते हुए उसने उस डायमंड बॉक्स को खोल दिया तो उसकी चमक से ही अनिका का चेहरा और भी ज़्यादा चमक उठा। उसने उस डायमंड नेकलेस को अपने हाथों में उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं हमेशा इस नेकलेस के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उस पहन भी पाऊंगी। ये बोलते हुए उसने उस डायमंड नेकलेस को अपनी गर्दन से लगाया। नक्श जो काफ़ी वक्त से अनिका और विमान को देख रहा था, वो तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, सॉरी अनिका, अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारा ये रियर डायमंड वाला नेकलेस पहनने का ख्वाब पूरा हो गया हो तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा ख्वाब फिलहाल ख्वाब ही है, क्योंकि ये रियर डायमंड नेकलेस नहीं है। इसके डायमंड बिल्कुल विमान की तरह नकली है। उसकी बात सुनकर अनिका हैरानी से नक्श की तरफ देखने लगती। आज तक नक्श की जुबान नहीं खुली थी उसके सामने, लेकिन आज तो जैसे ना जाने उसे कहाँ से हिम्मत मिल गई थी इतना सब कुछ बोलने की। वो गुस्से से बोली, खबरदार नक्श, अगर तुमने विमान के बारे में कुछ भी कहा तो। वहीं उसकी बात सुनकर ही विमान का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वो हड़बड़ा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? नक्श हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये रेयर डायमंड का नेकलेस नहीं है। अगर ये सच में ओरिजिनल है तो बताओ, हम लोग टेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बताओ कि अगर ये रेयर डायमंड नेकलेस नहीं हुआ तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बीवी से दूर रहेंगे? ये जो बार बार तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर ये मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश करते हो, ये कोशिश छोड़ दोगे? अनिका उसकी बात सुनकर गुस्से से और भी ज़्यादा तिलमिला उठी। वही नक्श को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हुए देख विमान समझ चुका था कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि भानुशाली ग्रुप का इंडस्ट्री डायमंड के बिजनेस में भी थी, इसलिए नक्श को सभी डायमंड की अच्छे से परख थी। वो रियल डायमंड और नकली डायमंड में फ़र्क बहुत अच्छी तरह से जानता था। अनिका गुस्से से नक्श की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले विमान बोला, एक्चुअली नक्श झूठ नहीं बोल रहा है अनिका, यह डायमंड रियल डायमंड नहीं है, लेकिन यह नकली भी नहीं है। बस उनकी क्वालिटी रियल डायमंड से थोड़ी कम अच्छी है, पर यह भी बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी बात सुनकर अनिका शॉक्ड रह गई। विमान एक बार फिर से बोला, एक्चुअली मुझे पता चला कि तुम रमणीक भाई ज्वेलर्स से अपना ज्वेलरी सेट बना रही थी, लेकिन इस नक्श की कामचोरी की वजह से वो ज्वेलरी सेट अभी बना नहीं। और तुम्हारे घर गेट टुगेदर पार्टी तो तुम्हें न्यू ज्वेलरी तो चाहिए होगी। वो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं तुम्हें यह डायमंड सेट दे दूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रेयर डायमंड
सेट नहीं दे सकता। मैंने भी अवेलेबल करवाने की कोशिश की थी अनिका, लेकिन तुम तो जानती हो रेयर डायमंड सेट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता। उसकी बात सुनते हुए अनिका नक्श की तरफ देख रही थी। नक्श के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे बेहद ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेशक से विमान ने उसे नकली सेट दिया, लेकिन वो पूरा नकली तो नहीं था। वो सब रेयर डायमंड नहीं था, लेकिन डायमंड तो था ना, जिसके बारे में सोचने की हैसियत भी नक्श की नहीं है। वो विमान को ऐसे नक्श के सामने इंसल्ट फील नहीं होने दे सकती थी, इसलिए तुरंत बोली, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। रेयर डायमंड का ज्वेलरी सेट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले साल एक रेयर डायमंड ज्वेलरी सेट की बोली लगी थी, तकरीबन 2-3 करोड़ का बिका था। खरीदा किसने वो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए ये वाला ज्वेलरी सेट लाए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक्स यू सो मच। और मैं गेट टुगेदर पार्टी में इसे ही पहनूंगी। आपकी बात सुनते ही वह नक्श हैरान रह गया। वो तुरंत आगे आया और बोला, मैं ये तुम क्या बोल रही हो अनिका? ये जानते हुए भी कि इस आदमी ने तुम्हें झूठ बोला, तुम इस पर गुस्सा होने की बजाय इसका साथ दे रही हो। जो इंसान ऐसी बात पर झूठ बोल सकते हैं, वो ना जाने तुमसे कितनी ही झूठ बोलता होगा। तुम इस पर ट्रस्ट भी कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर अनिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने विमान के लिए एक शब्द भी कहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लगता है तुम अपनी गलती औकात भूल गए हो, असली औकात भूल गए हो, इसलिए मेरे सामने इस तरह से जुबान लड़ा रहे हो। अनिका को नक्श पर गुस्सा करते हुए देख विमान के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर गई। उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देख अचानक ही नक्श ने विमान का गिरबान पकड़ लिया। अनिका और विमान दोनों के होश उड़ गए। क्या करेगा अब नक्श विमान के साथ? क्या विमान की वजह से अनिका और नक्श में बढ़ जाएगी दूरियां? क्या अनिका को पता लगेगा क्या नक्श भानुशाली होने का सच?